स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हॉस्टल वार्डन 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उस हॉस्टल वार्डन के 2016 के मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उसको जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हॉस्टल वार्डन का जो है आपका एग्जाम है, तो आप एक बार देख लीजिए कि मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में वो किस लेवल का जो है पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन कई बार क्या होता है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन उस समय जो हुए थे उसके आंसर जो है हम लोग सॉल्यूशन के साथ जो है देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। कौन सी बात जो है यहाँ पर सही है वो हमें क्या करनी है, बतानी है। पहला दिया देखो, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह बात बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यह बात सही है। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यह भी बात क्या है आपका सही है। जो रोम्बस होता है ना, वो क्या होता है, हर एक रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं एक वर्ग होता है। अब देखिए, एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग तो होगा, ये पार्शियली ट्रू है, आधा सही है। वो रोम्बस भी हो सकता है, मतलब वो समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। समलंब चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो कथन है ये आधा सही है और आधा गलत है। ठीक है, चौथा दिया है देखो, एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। ये बात जो है क्या है आपका गलत है। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहां पर हम लोग जो है क्या करते हैं, एक दो सही मान के चलेंगे या एक दो तीन, ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा वाला जो है आधा सच है और आधा गलत है। ठीक है, तो आप इसमें से देख लीजिए, व्यापम ने जो है क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, आप इसका मॉडल आंसर देखेंगे 2016 का, तो इस क्वेश्चन को उसने एलिमिनेट कर दिया था। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, पहला 100% सही है, दूसरा सही है, तीसरा 50% सही है। वर्ग और समलंब चतुर्भुज दोनों हो सकता है, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यहां पर आपको अगला क्वेश्चन दिया है, किसी जार में लाल, सफेद और नीले रैपर वाले टॉफी रखे हैं। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या के 3/4 है। यदि कुल रैपर 470 हैं तो नीले रैपर कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो तीन कलर के टॉफीज हैं, एक तो रेड कलर हो गया, एक व्हाइट हो गया और एक क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो कि जो लाल रैपर की जो संख्या है वो 4/5 है, किसका, आपका सफेद का। सफेद का मतलब व्हाइट का। तो आर बराबर कितना हो गया, 4/5 डब्ल्यू हो गया। ठीक, उसके बाद आगे है, जो सफेद रैपर है, सफेद रैपर की जो संख्या है वो नीले रैपर का 3/4 है। नीले मतलब यहां पर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 ऑफ व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों व्हाइट के फॉर्म में बदल गए, इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब तीनों को अगर प्लस करते हैं, किसको किसको, रेड को, ब्लू को और एक और हमारे पास कौन सा है, व्हाइट, तीनों का समेशन कितना है, 470 है। अब देखो आर के जगह आप कितना रख सकते हो, 4/5, बी के जगह कितना रख सकते हो, 4/3 और यहां पर डब्ल्यू के जगह 1 और सबसे आप कॉमन ले लो किसको, डब्ल्यू को, बराबर 470 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में डिटेल में आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट लगाकर भी जो है क्या कर सकते हो, सॉल्व जो है कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है, अब यहां से देखो, यहां से हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 20, 10, 30, 35, 37, 47 हो जाएगा। 47/15 वाइट बराबर 470, तो ये वनजा और ये टेंजा। तो वाइट कितना आएगा, यहां से 10 गुणित 15 करेंगे तो 150 आएगा। लेकिन हमें किसके रैपर की संख्या पूछा है, नीले का, तो यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणित 150। तो ये हो जाएगा 3 एकम और ये हो जाएगा 50, 50 चौक 200। तो यहाँ पर नीले रैपर की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। अगर आपको लाल पूछेगा तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहां से जो है नंबर निकाल सकते हैं तीनों का।
हो सकता है कि आप में से लोगों को जो है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको और शॉर्टकट पता होगा, तो मैं हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन में जो है शॉर्टकट प्रीफर नहीं करता हूं। मैं जो बेसिक जो रूल्स होते हैं हमेशा उसी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा अच्छे से आता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है और तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, ये हमसे पूछा। तो वो 5 संख्याएं कौन कौन सी है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। पहला संख्या x है, दूसरा x+1 है, क्योंकि लगातार बोला है। तो लगातार संख्याएं कैसे मिलेंगी, जब उसमें हम लोग एक एक जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 लगातार संख्याएं, इनका औसत है 16। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है जो यहाँ पर जो पद हैं उनका योग समेशन और नीचे में उनका नंबर होता है। तो एवरेज कितना है 16। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, फिर 1 और 2 3, 3 और 6 और 10 हो जाएगा, ठीक है। और पदों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 80 बराबर 5x धन 10। यहां से 5x बराबर आएगा 70 और x बराबर आएगा 14। तो हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो x धन 4, तो 14 4 18, 14 धन 4 कितना हो जाएगा 18। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 18 और सबसे छोटी पूछता तो हो जाएगा आपका 14। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए एक समकोण त्रिभुज के आधार और विकर्ण का अनुपात इतना है, मतलब मान लेते हैं कि माना कि आधार जो है हमारा कितना है 4x है और इसका जो विकर्ण है मतलब जो हाइपोटेनियस है वो आपका 5x है। अब आप यहां पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगा सकते हैं कि विकर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और क्या बोलते हैं ऊंचाई के वर्ग का योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर और यहां से ऊंचाई। या तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि 5 4 और 3 जो होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या होते हैं, भुजाएं होती हैं। तो यहां से जब आप ऊंचाई को निकालेंगे ना तो ऊंचाई का मान कितना आएगा 3x आएगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना आएगा 3x। हमें त्रिभुज का परिमाप भी दिया है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आधार धन विकर्ण धन ऊंचाई। तो 5 और 4 9x, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12x, 12x बराबर 48। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 4। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12, आधार कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और विकर्ण कितना हो सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना आया है हमारा 16 और ऊंचाई कितना आया है हमारा 12। तो ये हो जाएगा 16 पंचे 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप याद करिए, देखो 2 की पावर में 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1024। तो किसका वर्ग होगा, हमें यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को 6 जोड़ना पड़ेगा। 18 और 6 जुड़कर कितना हो जाएगा 1024 और वो किसका वर्ग बनेगा 1024 आपका बनेगा किसका क्या बोलते हैं 32 का, ठीक है। 32 का जो वर्ग है वो कितना होगा आपका 1024 हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, इसमें 16 जो है हमको जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x दूसरी संख्या y का 25% अधिक है। तो 25% अधिक है मतलब 125% ऑफ y होगा। तो x बराबर हो जाएगा ये 125 बटे में 100 ऑफ y। तो y संख्या x से कितनी प्रतिशत कम होगी, तो यहां से अगर आप y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 100 बटे में 125 और ये हो जाएगा x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब ये हो जाएगा हमारा कितना कितना प्रतिशत जो है कम है बोल रहा है, प्रतिशत में निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 चौके और ये हो जाएगा 25 पंचे, प्रतिशत निकालना है इसीलिए यहाँ पर इंटू में 100 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 चौक सॉरी 5 एकम 5 20, 20 पंचे 100, 20 चौक 80%। तो कितना कम है 20% कम है, क्योंकि y जो है x का जो है 80% है, मतलब 20% उससे क्या है कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं a, इसका नाम रख लेते हैं b और इसका नाम रख लेते हैं c, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें AB, जो कि कितना है 7,
इन दोनों का आप कुछ भी ले लीजिए, किसी को भी 5 और किसी को भी 3 ले लीजिए। आपको त्रिभुज में एक नियम पता होगा कि सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला जो कोण होता है वो भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और इसका उल्टा भी सही है, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी भुजा जो है वो कौन है, ए बी, तो उसके सामने वाला कोण कौन सा है, सी। तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का डिटेल जो है आपको यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया था। अगर हमें कोण निकालना है तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, कॉस सी का, क्योंकि सी सबसे बड़ा है। तो यहां पर हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, ए स्क्वायर भुजा धन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये मान लेते हैं कि ये हमारे स्मॉल ए का वैल्यू है, स्मॉल बी का वैल्यू है और ये स्मॉल सी का वैल्यू है। तो यहां से देखो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, सी मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49। ठीक है, और नीचे में फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से ये आएगा 2ab, तो 2 गुणित 5 गुणित 3, तो ऊपर में 25 और 9 कितना हो गया, 34, 34 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -15, और नीचे में बचेगा हमारे पास कितना, 5 दूनी 10 और 30, तो ये हो जाएगा ऋण 1/2। तो कॉस सी का मान कितना आया, ऋण 1/2, तो सी का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स ऋण 1/2। फिर इसमें आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 120 अंश का। ठीक है, माइनस वाला बड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां से 120 अंश का मान कितना होता है, -1/2 होता है। अगर आपको त्रिभुज के कोणों के माप अगर याद होगा तो 120 अंश इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% का छूट देता है, तो डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है, ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद उसको बेचने के बाद 12% का लाभ हुआ, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 12% का लाभ हुआ। तो किताब के क्रय मूल्य और उसके छपे हुए मूल्य का अनुपात जो है आपको निकालना है। तो देखो इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, मतलब आप हिंदी में इसको बोल लीजिए कि छपा हुआ मूल्य बटे में क्रय मूल्य। इसका जो अनुपात होता है ये होता है आपका, जहां जरूरत हो वहां थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लेना चाहिए, ठीक है, बाकी तो आप इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते थे। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, क्योंकि इसको जब इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास, 12, तो 100 प्लस 12 हो जाएगा 112। डिस्काउंट परसेंट हमारा 10 है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90, तो ये हो जाएगा हमारा 56 बटे में 45। लेकिन ये किसका अनुपात है, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस, तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बटे 56 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहां पर, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी गई तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन करना होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो बेलन था, जो सिलेंडर था, उसका आयतन था पाई आर स्क्वायर H1 था। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दिया गया, देखो जो वॉल्यूम है उसका रेडियस जो है ये मान लेते हैं कि R1 है। नया रेडियस कितना हो गया है, पुराने वाला रेडियस का 2 गुना हो गया है। तो यहां पर R2 के जगह आप 2R1 रखेंगे और ये H2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 2 ने 4 पाई R1 स्क्वायर और H2। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का आयतन को आपको सेम रखना है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर 4 गुना पाई R1 स्क्वायर और H2। तो पाई से पाई कैंसल, R1 से R1 कैंसल, तो यहां पर H1 बराबर कितना आया, 4 गुना H2। तो H2 का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/4 ऑफ आपका H1, मतलब प्रारंभिक ऊंचाई का आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 मतलब कितना परसेंट होगा, 25% होगा ना, तो 25% आपका जो है उसको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला देखिए यहां पर, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है
तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कोई भी परिवर्तन ना हो उसका R बटे में 100 प्लस R इनटू 100, ठीक है। अगर आपको किसी को और भी दूसरा तरीका पता होगा तो भी आप लगा सकते हैं। तो जहां पर R है कमोडिटी में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो सामान में 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो 110 बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बचेगा हमारा 100 बटे 11, तो 11 निया 99, तो ये जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। देखिए 11 निया 99, और इस तरीके से 1 अपॉन में 100 करके परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 1 बटे 10% जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो तो उस ट्रेन को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती है, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी। देखो दोनों ही केस में पहले जब नॉर्मल स्पीड में चल रहा था और बाद में जब 5 किलोमीटर उसके स्पीड को बढ़ा दिए, दोनों ही केस में दोनों का डिस्टेंस कैसा है आपका सेम है। तो मान लेते हैं कि हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो पहले केस में देखते हैं D1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारा जो टाइम है वो 8 घंटे दिया है और उस समय की जो स्पीड है वो s है, तो s गुणित 8 करते हैं, तो यहां से D1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 8s मिलेगा, मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गया। D2, नया D2 क्या होगा, स्पीड। अब स्पीड कितना है, s है क्या, नहीं, हमने 5 उसको बढ़ा दिया है, तो नया स्पीड कितना हो जाएगा, s प्लस 5, और टाइम जो है देखो 6 घंटे 40 मिनट, तो 40 मिनट को अगर घंटे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 दूने 4, 2 तिया 6, मतलब 6 तिया 18 और 2 20 बटे 3 घंटे, तो यहां पर ये हो जाएगा गुणित 20 बटे 3। अब दोनों के ही केस में आपका डिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो D1 इज इक्वल टू D2 कर लेते हैं। तो D1 इज इक्वल टू जब D2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8s बराबर 20s प्लस 20 पंछे 100 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24s, ये 20 को यहां लाके घटा देते हैं बराबर 100, तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 4s बराबर 100, तो s बराबर आएगा 100 बटे में 4, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया तो स्पीड पहले केस में मान लेते हैं s है और समय था 8 घंटा, तो 8s हो गया। दूसरे केस में स्पीड हमारा 5 किलोमीटर बढ़ गया, इसीलिए हमने स्पीड को s से बदलकर कितना कर दिया, s प्लस 5 कर दिया, और समय कितना है 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2 बटे 3 आएगा, तो 6 घंटे और 40 मिनट को अगर पूरे आवर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 अपॉन में 3, दोनों को कंपेयर किए तो वहां से s की वैल्यू जो है आ गई हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और फिर पढ़ते हैं उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, ठीक है। यदि इसमें से 6 बोतल निकाल लिया गया तथा 3 बोतल पुनः डाल दिया गया तो टीन जो है आधा भर जाता है, तो बोतल की टीन की क्षमता कितनी होगी। तो मान लेते हैं टीन की क्षमता कितनी है, x, तो शुरू में कितना रहा होगा, उसकी क्षमता का 3/5 रहा होगा। फिर उसके बाद हमने 6 बोतल उसमें क्या कर दिया, निकाला, और 3 बोतल फिर डाल दिया, तो और उसके बाद कितना बच गया, आधा। तो ये दोनों अंतर आपस में क्या होंगे, समान होंगे। पहले 3/5x था, कुछ निकालने के बाद उसमें कितना बचा, आधा बचा, मतलब ये आपका रिमेनिंग है। अब दोनों का अंतर आप निकाल लो तो एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 10 आएगा, और ये हो जाएगा 6x ऋण 5x बराबर में आ जाएगा 3, 10 या 30, तो x बराबर यहां से कितना आएगा, 30 आएगा। सिंपल सा है, ठीक है। पहले जितना था माइनस बाद में जितना था, बराबर कितना निकाला गया और कितना डाला गया, दोनों का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए चित्र के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये यहां पर एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C धन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मान लेते हैं ये y है,
तो y बराबर कितना हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा हमारा 54 प्लस 43 प्लस 38 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 54 प्लस 43 प्लस आपका 38, ये आएगा 135 धन y। तो 135 धन y बराबर 360। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, देखो 225 आएगा। कितना आ जाएगा 225 अंश। तो ऊपर वाला 225 अंश है। अब आपको पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 होता है। मतलब ऊपर का y और नीचे का x, यहां पर बिंदु D की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहां से y का मान तो 225 है, तो 360 में से हम लोग क्या करते हैं 225 को जो है हटा देते हैं, कितना बचेगा 135 अंश। तो यहां से इसका मान x का मान कितना हो जाएगा 135 अंश जो है हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप, किसी लकड़ी का एक डिब्बा है, मतलब वो 3 भुजाएं दी हुई है, मतलब इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप में होगा, घनाभ होगा, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ा लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता कितनी होगी, मतलब आपको आयतन निकालना है। ठीक है, तो बाहरी आपको दिया है, बाहरी भुजाओं का माप दिया है और चौड़ाई कितना है 1-1 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास इस तरीके से एक घनाभ अगर है, ठीक है, इस तरीके से एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब इसका आयतन अगर हमें निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। लेकिन जैसे यहां पर देखो, ये जो आपका नीचे का जो हिस्सा है ये कितना है 1 सेंटीमीटर मोटा है, ऊपर का भी हिस्सा कितना है 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो अगर हमें आयतन निकालना है तो हमें अंदर की बात को देखना पड़ेगा, अंदर के भुजाओं के माप कितनी है। तो अंदर के भुजाओं के माप क्या होगा, ऊपर का 1 नीचे का 1, 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 45 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 43। साइड में भी 2-2 कम कर देंगे तो 32 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। क्या बोलते हैं, फ्रंट और बैक में भी 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। 2-2 क्यों कम किए, समझ में आए कि नहीं। एक साइड का 1 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का 1 सेंटीमीटर मोटा है, वो बाहर का दिया हुआ है। अगर हमें आयतन निकालना है तो हमें अंदर के चीजों को देखना पड़ेगा। तो अंदर के चीजों को निकालने के लिए अंदर के बाहरी अंदर की माप को निकालने के लिए सब में से 2-2 कम करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 43 गुणित 30 गुणित यहां पर हो जाएगा 26, तो आएगा 33,540 घन सेंटीमीटर। आंतरिक भुजा निकालना है ना, याद रखना आंतरिक भुजा L इंटू बी इंटू एच, आंतरिक भुजा। तो आंतरिक भुजा के लिए 2-2 क्या करेंगे, मोटाई को कम कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 गुणित आपका लंबाई 22 और चौड़ाई कितना है, देखिए इसमें दिया हुआ है 15, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा गया, मतलब इसको मोड़कर क्या बना दिया गया, इसको मोड़कर जो है बेलन बना दिया गया। मतलब इस तरीके से पकड़े हमने और इसको जो है इस तरीके से बेलन जो है हमने इसको बना दिया। तो देखो किसके सापेक्ष हमने मोड़ा है, 22 के साथ। अच्छा, इसको अच्छे से बना देता हूं, चलिए। ये इस तरीके से हो गया। तो ऊंचाई कितना रहेगा हमारा 15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि इसी के ये जो है आपका मुड़ा हुआ है और जो मुड़ा हुआ है वो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो मुड़ा हुआ मतलब वो क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, तो अगर हमें परिमाप ये कितना होगा, ये जो पूरा है ऊपर का जो वृत्त है ये कितना होगा 22 सेंटीमीटर, उसी के सापेक्ष मोड़े हैं। तो आपका वृत्त का जो परिमाप है 2 पाई r बराबर कितना आएगा 22 आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणित r बराबर 22 हो जाएगा। 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 7/2। अब बेलन का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 7/2 गुणित 7/2 गुणित ऊंचाई कितना है 15 है आपका। तो एक साथ कैंसल, 2 1 2 11 कैंसल। इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 577 और हाफ, मतलब बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस कैसे निकाला समझ में आया। जो 22 सेंटीमीटर जिसके सापेक्ष हमने मोड़ा है ना, वो वृत्त का क्या बनेगा, परिधि बनेगा। तो 2 पाई r बराबर 22 आएगा, यहां से r की वैल्यू 7/2 आएगी, पाई r स्क्वायर h। चलो ठीक, अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको अच्छे से लिख के सॉल्व करके बता देता हूं। रेडियस आया 7/2 आया। अब हमारे पास जो आयतन का फॉर्मूला है उस आयतन के फॉर्मूले में रख देंगे। तो v बराबर कितना होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 7/2 और ऊंचाई कितना है 15।
तो 7 से 7 गया, 2 एकम 2, ये 11 कैंसिल हो गया। अब इसको सबको आपको गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 577/2, मतलब बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात, देखिए यहां पर ए लिख लेते हैं, यहां पर बी लिख लेते हैं। इनकम मान लेते हैं कि ए का इनकम जो है कितना दिया हुआ है, अनुपात में दिया है। तो लेट से ए का जो इनकम है वो कितना है, 3x है, और बी का इनकम है 2x। इसका जो एक्सपेंडिचर है ये मान लेते हैं 5y है, और इसका जो है 3y है। ठीक है, अब दोनों का जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग कितना है, इसका भी 200 है और इसका भी क्या है, 200 है। तो यहां से आप दो इक्वेशन बना सकते हो, 3x माइनस 5y बराबर 200, और दूसरा क्या बना सकते हैं, 2x माइनस 3y बराबर में 200। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम लोग दोनों में x को वैल्यू को क्या करते हैं, ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, ये मान लो दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में हम लोग बराबर करने के लिए 2 का गुणा करते हैं और इसमें 3 का गुणा करते हैं। तो ये वाला इक्वेशन 2 से गुणा करने के बाद कैसा दिखेगा, देखो 6x माइनस 10y बराबर 400, और ये वाले में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 3 तिया 9y और 3 दूने 600। अब दोनों को क्या करते हैं, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, माइनस y बराबर में माइनस 200। तो y बराबर कितना आया, यहां से 200। तो y का मान अगर 200 है तो आप किसी भी एक जगह पे रख के यहां से आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। तो पहले वाले में रखते हैं, मान लेते हैं 3x माइनस 5y, ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर में 200, होगा ऐसा। ठीक है, तो 5 दूने 10, 1000, यहां से बचेगा आपका, देखो 3x बराबर यहां से कितना बचेगा आपका, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो x और y का मान पता चल गया। हमसे क्या पूछा है, a का आय, तो a का आय कितना है, 3x, तो x का मान कितना है, 400। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 1200 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 1200 जो है हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कुछ और प्रश्न यहां से पूछा होता कि इसका एक्सपेंडिचर बताओ या जो भी बताओ करके पूछता, तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते थे। तो इसका इनकम कितना होगा, 1200 होगा, और इसका इनकम कितना होगा, 800 होगा। y का मान 200 है, तो इसका खर्चा कितना होगा, 1000 होगा, इसका खर्चा कितना होगा, 600 होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछे रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 28 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 35 गुणित हम लोग कर लेते हैं 28, तो 35 गुणित 28 करने से ये आ जाएगा आपका 980। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 980 है। दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं को अर्धवृत्त काट के हमने निकाल दिया, मतलब इधर से आधा काट दिया, इधर से आधा काट दिया, मतलब पूरा का पूरा वृत्त ही काट दिया हमने, इधर का आधा इधर का आधा। तो ये जो है ये लंबाई कितना है, 28 है। तो ये देखो अर्धवृत्त के लिए क्या है, व्यास है कि नहीं। तो व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या कितना होगा, 14 होगा। तो ऊपर वाला 14 और नीचे वाला 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, जो हमने अर्धवृत्त काटा है उसका 14। तो इधर का आधा वृत्त और इधर का आधा वृत्त पूरा वृत्त हो जाएगा। तो पूरा वृत्त हमने वहां से काट के निकाल दिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणित 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित 14 के स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 196 को हम लोग अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 28। ये हो जाएगा 22 गुणित 28। तो 22 गुणित 28 करेंगे तो आएगा 616। तो हमने काट के कितना निकाल दिया, 616 को जो है हमने काट के निकाल दिया। तो हमें बचा हुआ क्षेत्र निकालना है, तो कैसे करेंगे, टोटल जो है आयत का क्षेत्रफल कितना था, 980, उसमें से हमने क्या कर दिया, 616 को जो है हमने हटा दिया। तो 616 को जब हमने हटा दिया तो कितना बचेगा, 364 बचेगा। तो 364 जो है इसका क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दिए गए वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, अभी हमने देखा है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई। तो 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कैंसल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो आर बराबर कितना आया, 3। तो इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इधर 3 और जोड़ तो 6 हो जाएगा। तो देखो ये लंबाई
और ये वर्ग के क्या बोलते हैं, भुजा की लंबाई कितनी है, बराबर ही है। तो अगर व्यास 6 है तो ये भी 6 होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल बोला था। क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 जो है इसका क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए फास्ट करवा दिया मैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे शॉर्टकट नहीं पता, इसको मैं अपने तरीके से जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो रहा था। इसका जो आंसर है ये 7 आएगा। आप में से किसी को शॉर्टकट पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसका सॉल्यूशन जो है दे सकते हैं, बाकी लोग उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए और बी का औसत आयु बी है, तो ए प्लस बी का औसत कैसे निकालेंगे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। तो यहां से ए धन बी बराबर कितना आया, 40। दूसरा है देखिए सी प्लस ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 हो जाती है। मतलब यदि सी ए का स्थान ले लेता है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये सी प्लस बी, इसका औसत कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब यहां से बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 38। यदि सी जो है बी का स्थान ले लेता है तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का औसत कितना हो जाएगा, 21। तो यहां से a प्लस सी बराबर 21 दोने कितना हो जाएगा, 42। तो 3 इक्वेशन है, a प्लस बी बराबर 40, b प्लस सी बराबर 38, a प्लस सी बराबर 42। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं। a और b का औसत आयु 20 था, तो औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। तो 2 थे a और b, तो a धन b बराबर 2 बटे 40 बराबर 40, सॉरी बराबर 20। ये दो इसको जाके गुणा किया तो a धन b बराबर कितना आया, औसत 40 आया। अब पहला कंडीशन में बोल रहा है कि a का स्थान कौन ले लेता है, c, तो b तो अभी की वैसी के वैसी है। तो c और b का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, बराबर 19 दिया है, 2 इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर तीसरे केस में बोल रहा है कि b का स्थान कौन ले रहा है, c ले रहा है। तो a अपने जगह है और b के जगह कौन आ गया, c। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, a प्लस सी बटे में 2, a प्लस सी बटे में 2 बराबर 21 दिया, तो 2 इसको जाके गुणा करेगा तो 21 दोने कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 3 इक्वेशन हमें मिले। अब तीनों को अगर प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या मिलेगा, देखो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित a धन b धन c बराबर 40 और 40 80, 80 120 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो यहां से a धन b धन c बराबर कितना आ जाएगा, उसका आधा 60 आ जाएगा। ये हो गया चौथा इक्वेशन। अब अगर आपको ए बी सी की आयु निकालनी है तो इस चौथे इक्वेशन में से ना एक एक बार तीनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो जैसे मैं पहले वाले इक्वेशन को अगर माइनस करता हूं, इक्वेशन 4 माइनस 1, तो a प्लस बी चले जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से c की वैल्यू जो है 20 आएगी। कैसे कि समझ में आए कि नहीं, इक्वेशन 4 में से पहले को घटा देंगे, तो पहले को घटाएंगे तो a प्लस बी गायब हो जाएगा और कितना घटेगा, 60 में से 40 घटेगा तो 20 बटेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बार जो है इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को हटाएंगे, तो इक्वेशन 2 में b प्लस सी है, तो यहां से a की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 60 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। फिर इक्वेशन 4 में से आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को घटा देंगे, तो यहां से b आएगा, तो b कितना आएगा आपका 18। तो a का है 22, b का 18 और c का कितना हो जाएगा 20। मतलब b जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे हॉस्टल वार्डन के सारे मैथ्स के क्वेश्चन 2016 के कंप्लीट होते हैं। बहुत ही जल्दी जो है आज शाम को जो है आपको बाल मनोविज्ञान के प्रश्न भी जो है मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।